फसाई गाइडलाइंस ऑन जीएमओ क्रॉप्स। ध्यान रखना है आपने, जीएमओ बेसिकली होते क्या हैं? दे आर जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, मतलब जो नेचुरली प्रेजेंट नहीं होते हैं, दे आर बीइंग मॉडिफाइड जेनेटिकली बाय द आर्टिफिशियल मेथड्स। तो एक जो ऑर्गेनिजम्स हैं, फसाई ने ये बोला है कि कोई भी अगर फूड क्रॉप हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं, कोई भी एक ऐसी क्रॉप जो हम लोगों ने किसी और कंट्री से इंपोर्ट करी है, उसमें जो अल्टीमेट लिमिट है दैट शुड बी जस्ट 1%। अगर किसी क्रॉप में जीएमओ ज्यादा है 1% से, तो वो इंडिया में इलीगल मानी जाएगी। तो एक तो ये लिमिट है, आपने ध्यान रखना है ये कि भाई पहले क्या होता था इंडिया में, जीएमओज जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स की जो रेगुलेशन थी वो किसके पास थी? दैट इज अंडर दी जीईएसी, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी, विच वाज अ काइंड ऑफ कमेटी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट। तो पहले इसके हाथ में ये पावर थी कि ये डिसाइड करे कि भाई कितने ज्यादा अमाउंट ऑफ जीएमओज दे कैन बी प्रेजेंट इन अ काइंड ऑफ फूड प्रोडक्ट। लेकिन अब ये पावर किसके हाथ में है? ये पावर है फसाई के हाथ में, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इट इज ऑल्सो स्टैट्यूटरी बॉडी, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंडर ये आती है। इसने ये लिमिट बेसिकली बताई है कि भाई किसी भी इंपोर्टेड फूड क्रॉप में द लिमिट ऑफ जीएमओ शुड बी एट द 1%। तो आपने ये लिमिट ध्यान रखनी है। काफी सारे लोगों ने प्रोटेस्ट भी किया है इसका कि भाई अल्टीमेटली आप जो जीएमओ को जीरो करने की बात कर रहे हो, अभी 1% करिए, फिर 0.5 करोगे, फिर अल्टीमेटली 0 कर दोगे। तो ये काफी ज्यादा रोष उत्पन्न हुआ था साइंटिफिक कम्युनिटी के पास। तो लेकिन हमें ध्यान रखना है कि पेपर में क्या आएगा हमारे लिए। तो आपने लिमिट ध्यान रखनी है, आपने रेगुलेशन ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। आपको ये डे ध्यान रखना है क्योंकि इंपॉर्टेंट है। हमने इसमें वही डे कवर किए हैं जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है नेशनली और इंटरनेशनली भी। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कब मनाया जाता है, 3 मार्च को ये मनाया जाता है। कोई भी अगर डे इंपॉर्टेंट है नेशनली या फिर इंटरनेशनली, एक तो वो कब मनाया जाता है आपको पता होना चाहिए, और साथ में उसकी क्या थीम है ये भी हमें पता होना चाहिए। तो अल्टीमेटली ये जो है 3 मार्च को ये मनाया जाता है, और इसकी जो थीम है दैट इज फॉरेस्ट्स एंड लाइवलीहुड्स सस्टेनिंग पीपल एंड प्लेनेट। तो अपनी थीम ध्यान रखनी है। तो जो ये वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे है मनाया क्यों जाता है? बिकॉज इसी दिन जो है साइट्स कन्वेंशन को साइन किया गया था बाय द कंट्रीज। साइट्स क्या है? बेसिकली आपका कन्वेंशन ऑन द इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फ्लोरा एंड फोना। 1973 में ये आई थी। अल्टीमेटली काम क्या था इस कन्वेंशन का? अगर हम क्रक्स निकाले तो कोई भी ऐसी स्पीशी जो काफी ज्यादा कम अमाउंट में रह गई है किसी भी कंट्री में, तो उसके लिए ट्रेड थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाए। अगर मान लो इंडिया में टाइगर्स कम है, और अगर इंडिया में टाइगर्स खत्म हो गए तो अल्टीमेटली पूरे इकोसिस्टम पर इंपैक्ट पड़ता है। तो इंडिया में जो टाइगर्स का ट्रेड है वो बहुत अमाउंट में रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाए कि कोई ट्रेड नहीं किया जाएगा, ना उनके किसी प्रोडक्ट का ट्रेड किया जाएगा, ना प्रॉपर किसी भी स्पीशी को वहां से लेकर जाया जाएगा। तो अल्टीमेटली दिस इज अ कन्वेंशन फॉर द ट्रेड। हमें ध्यान रखना है कोई भी अगर स्पीशी ऐसी है जो एंडेंजर्ड है या क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, उसके लिए कोई भी ट्रेड नहीं किया जाएगा इफ इट इज इन द एंडेंजर्ड कैटेगरी। तो ये किसके अंडर है? जितने भी रूल्स हैं कि भाई ये स्पीशी का ट्रेड होगा या नहीं होगा, दैट इज बाय द साइट्स कन्वेंशन। जिस कंट्री ने इसको रेटिफाई कर रखा है उस कंट्री पर इसके रूल सारे के सारे एप्लीकेबल होंगे, अदरवाइज दैट इज अंडर द पनिशेबल ऑफेंस। तो इस दिन ये साइट्स कन्वेंशन को रेटिफाई किया गया था, को साइन किया गया था। ट्रेड ऑफ द वाइल्ड फ्लोरा एंड फोना दोनों है, प्लांट्स भी हैं, फ्लोरा भी है, और एनिमल्स भी हैं, फोना भी है। तो सिर्फ एनिमल्स नहीं है, फ्लोरा एंड फोना दोनों है। इस दिन ये साइन किया गया था, इसीलिए इस दिन को हम लोग वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे के तौर पे मनाते हैं। और इसकी आपने थीम जरूर ध्यान रखनी है। 3 मार्च है और थीम है फॉरेस्ट एंड लाइवलीहुड सस्टेनिंग पीपल एंड प्लेनेट। मतलब प्लेनेट को बचाने के चक्कर में पीपल का नुकसान ना हो जाए, और पीपल्स को बचाने के चक्कर में प्लेनेट का नुकसान ना हो जाए। तो आप इस तरीके से कुछ निमोनिक बना के याद कर सकते हैं इसको अपने हिसाब से, बट थीम आपने ध्यान रखनी है, चाहे कैसे भी करो बट रखनी है ध्यान। नेक्स्ट है व्हाट इज स्पीशी रिकवरी प्रोग्राम। ये न्यूज में इसलिए था क्योंकि अभी रिसेंटली कैरासिल एक काइंड ऑफ स्पीशी है, एक वाइल्ड कैट है जिसको इन लोगों ने इंक्लूड किया था अंडर द स्पीशी रिकवरी प्रोग्राम। देखो नाम के इस प्रोग्राम के नाम से ही क्लियर है कि इट इज अ प्रोग्राम फॉर द रिकवरी ऑफ स्पीशीज, कि ऐसी स्पीशीज जिनके अमाउंट बहुत ज्यादा कम हो गए थे ड्यू टू क्लाइमेटिक फैक्टर्स, ड्यू टू नेचुरल फैक्टर्स, ड्यू टू ह्यूमन इंड्यूस्ड फैक्टर्स, एंथ्रोपोलॉजिकल फैक्टर्स। तो इन सब चीजों की वजह से अगर किसी स्पीशी की अमाउंट कम हो गई है तो उसको दोबारा से हमें रिकवर करना है। तो ऐसी स्पीशीज को हम लोग किसमें डाल देते हैं? दे आर अंडर दी स्पीशी रिकवरी प्रोग्राम। तो अभी रिसेंटली हम लोगों ने कैरासिल जो वाइल्ड कैट है उसको इस लिस्ट में डाला है। अब अल्टीमेटली कितने हो गई हैं?
There are 22 critically endangered species which are the part of species recovery program. इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। एक तो जो प्रॉपर मिशन है इसका, दैट इज द इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स। दैट इज अ काइंड ऑफ मिशन जिसके अंडर ये स्कीम है। तो ये IDWH ये जो स्कीम है, प्रॉपर मिशन है, इसके अंडर 3 कंपोनेंट्स हैं। एक कंपोनेंट तो यही है स्पीशी रिकवरी प्रोग्राम, कि अगर कोई स्पीशी इस लिस्ट में डाल दी गई है तो अल्टीमेटली उसकी प्रिजर्वेशन के लिए, उसकी कंजर्वेशन के लिए काफी सारे जो इनिशिएटिव्स हैं दे शुड बी इम्प्लीमेंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और बाय द इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस आल्सो। ठीक है, तो आपने ध्यान रखना है, पहला इसका कंपोनेंट है स्पीशी रिकवरी प्रोग्राम, सेकंड इसका कंपोनेंट है प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ आउटसाइड द प्रोटेक्टेड एरियाज। इंडिया में काफी सारे प्रोटेक्टेड एरियाज हैं, जैसे नेशनल पार्क्स हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, कम्युनिटी रिजर्व्स हैं, कंजर्वेशन रिजर्व्स हैं। दे आर बेसिकली द प्रोटेक्टेड एरियाज ऑफ इंडिया। लेकिन अगर जो वाइल्ड लाइफ इन एरियाज के बाहर है उसकी भी तो कंजर्वेशन करनी है, तो दैट इज ऑल्सो अदर स्कीम अंडर दिस IDWH, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स। तो एक तो ये कंपोनेंट है, एक ये कंपोनेंट है, और तीसरा कंपोनेंट है सपोर्ट टू दी प्रोटेक्टेड एरियाज, कि जो एरियाज ऑलरेडी लिस्टेड हैं एज दी प्रोटेक्टेड एरियाज, उनमें जो भी वाइल्ड लाइफ रहती है उनकी कंजर्वेशन के लिए भी जो स्टेप्स हैं वो गवर्नमेंट्स उठाएं। तो आपने ध्यान रखना है कि एक तो बेसिकली IDWH जो है इसके अंदर 3 कंपोनेंट्स हैं। स्पीशी रिकवरी प्रोग्राम न्यूज में था क्योंकि अभी इसमें 22nd जो स्पीशी है कैरासेल, उसको इन लोगों ने इन्वॉल्व किया है। इसके कंजर्वेशन के लिए कुछ और स्टेप्स उठाए जाएंगे, बहुत ज्यादा स्टेप्स लिए जाएंगे जो बहुत ज्यादा स्पीड में चलेंगे अब। तो आपने ये चीजें ध्यान रखनी है इस करंट अफेयर के रिगार्डिंग। नेक्स्ट है कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, CAQM। ये बेसिकली न्यूज में इसलिए है क्योंकि इस जो ऑर्गेनाइजेशन है कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, इसको सरकार ने लाया था थ्रू दी ऑर्डिनेंस। सेंट्रल गवर्नमेंट ने थ्रू दी ऑर्डिनेंस इसको पास किया था कि भाई अब एक ऐसी कमीशन बैठाई जाएगी, एक ऐसी कमीशन होगी जिसका जो बेसिकली काम क्या होगा, जितना भी NCR का रीजन है, नेशनल कैपिटल जो रीजन है आपका अराउंड दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, यूपी, इसमें जो भी एरिया पड़ता है अराउंड दिल्ली, उसमें जो भी एयर क्वालिटी को मैनेज करना है कि भाई बहुत जैसे दिवाली वाले टाइम पर बहुत ज़्यादा पोल्यूशन बढ़ जाता है वहाँ पर ड्यू टू क्रैकर्स, ड्यू टू क्लाइमेट, सर्दी आने वाली होती हैं, और ड्यू टू स्टबल बर्निंग ऑफ दी पंजाब एंड हरियाणा फार्मर्स। तो ये कुछ रीजन्स होते हैं जिसकी वजह से दिल्ली में काफ़ी ज़्यादा पोल्यूशन लेवल है, काफ़ी इंडस्ट्रीज भी हैं, काफ़ी ट्रांसपोर्टेशन मेथड्स भी हैं, तो उस वजह से पूरे का पूरा जो रीजन है दैट इज हाईली पोल्यूटेड। जब ये कमीशन थी उससे पहले क्या था, देयर वाज अनदर बॉडी, एनवायरमेंटल पोल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल अथॉरिटी, इसको हम लोग बोलते हैं EPCA, एनवायरमेंट पोल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल अथॉरिटी। ये बेसिकली बिठाई गई थी बाय द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो दिल्ली वाला रीजन है वो बहुत पोल्यूट हो रहा है, तो कुछ एक ऐसे इनिशिएटिव उठाओ जिसकी वजह से वहां पर रहने वाले लोगों को थोड़ी सी कम परेशानी हो। तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी जिसका काम क्या था, टू चेक द स्टेप्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ स्टेट्स ऑफ हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, यूपी एंड राजस्थान। तो ये इसका काम था, लेकिन ये बेसिकली बॉडी नाकामयाब रही ये देखने के लिए, ये चेक करने के लिए कि भाई जो पोल्यूशन लेवल है वो कम क्यों नहीं हो रहा है। जो भी डायरेक्शंस, जो भी रिकमेंडेशंस इस बॉडी ने दी वो ढंग से इंप्लीमेंट नहीं की गई, और एक तो इसके पास पनिशेबल पावर्स भी नहीं थी कि अगर इसने किसी सरकार को बोला है कि आप ये स्टेप्स लो, अगर सरकार ने वो स्टेप नहीं लिए तो अल्टीमेटली इसके पास कोई पावर नहीं है, इट इज जस्ट एन एडवाइजरी बॉडी। तो इस बॉडी को हटा के क्या लेकर आई गई थी, एक ये कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट लेकर आई गई थी। तो इसको एक एक्ट के थ्रू लेकर आना था, बट बहुत ज्यादा अर्जेंसी थी उस टाइम पे, तो इसको ऑर्डिनेंस के थ्रू पास कर दिया गया था। लेकिन ऑर्डिनेंस को भी तो पास करना पड़ता है ना पार्लियामेंट में हमें, लेकिन ये ऑर्डिनेंस पास नहीं हो पाया। दैट इज वाई दिस CAQM, कमीशन फॉर एयर क्वालिटी एंड मैनेजमेंट जो है वो अब खत्म हो चुकी है आफ्टर दी 5 months ऑफ ऑपरेशंस। तो आपने ध्यान रखना है कि CAQM से पहले क्या था, EPCA था जो सुप्रीम कोर्ट ने बनाया था। ये वाली जो बॉडी थी ये यूनियन गवर्नमेंट ने बनाई थी ऑर्डिनेंस के थ्रू, बट अब ये काम नहीं करती है बिकॉज ऑर्डिनेंस जो है वो लैप्स हो गया है, वो पास नहीं हो पाया पार्लियामेंट में। और अगर हम देखें इसके रिगार्डिंग तो देयर इज जो चेयरपर्सन था, इसका चेयरपर्सन जो होना चाहिए था दैट इज बी दी गवर्नमेंट ऑफिशियल ऑफ द रैंक ऑफ सेक्रेटरी ऑफ चीफ सेक्रेटरी। याद करो नहीं करो मर्जी है, इतना कोई खास फैक्ट नहीं है, लेकिन ये जरूर ध्यान रख लेना दिस कमीशन इज अ स्टैट्यूटरी अथॉरिटी।
स्टैट्यूटरी अथॉरिटी का मतलब होता है कोई भी ऐसी अथॉरिटी जो थ्रू एक्ट पास की गई है। अगर ये एक्ट जो था CAQM का जो एक्ट था, अगर ये पार्लियामेंट में पास हो जाता तो ये जो बॉडी बनाई गई थी दैट शुड बी दी स्टैट्यूटरी अथॉरिटी। लेकिन अब तो ये ऑर्डिनेंस ही लैप्स कर गया है, तो फिर ये बॉडी भी स्टैट्यूटरी नहीं होगी। अब तो खत्म ही हो चुकी है ना, तो कुछ भी वो फर्क नहीं पड़ता। और साथ में इसके बाद ध्यान रखना है आपने कि जितने भी दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, यूपी और राजस्थान, इन 5 स्टेट्स के जो भी स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स हैं, SPCBs हैं, इसको ये सुपरसीड कर देगी कि अगर मान लो कोई डिसीजन SPCB ने लिया है हरियाणा के और ये CAQM कहती थी कि भाई नई डिसीजन मत लो, दूसरे वाला इंप्लीमेंट करते हैं, तो चलेगी किसकी? CAQM की चलनी थी। लेकिन अब तो बॉडी खत्म हो गई, तो फिर अब तो SPCB की ही चलेगी। लेकिन ध्यान रखना, सिर्फ दिल्ली ही नहीं, पंजाब, हरियाणा, यूपी, राजस्थान, इनकी जो स्टेट आपके पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स हैं, उनके ऊपर भी जो पावर है दैट इज ऑफ दी CAQM। और जैसे पहले EPCA के पास ये पावर नहीं थी कि वो पनिश कर पाए स्टेट गवर्नमेंट्स को जो स्टेप्स नहीं उठाती उसके अकॉर्डिंग, लेकिन CAQM के पास वो पावर थी कि अगर उनके अकॉर्डिंग, रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग स्टेप्स नहीं उठाए गए तो अल्टीमेटली दे हैव द पनिशेबल पावर्स, कि उस स्टेट गवर्नमेंट को पनिश किया जा सके। ठीक है, तो ये एक्ट में लिखा हुआ था, लेकिन न्यूज में इसलिए है क्योंकि अब रिसेंटली लैप्स कर चुका है, कोई भी अब काम की नहीं रही ये चीज। दोबारा से अगर कोई एक्ट आएगा उसमें अगर पास हो गई तो फिर सेम ही फीचर्स रहेंगे, उसके लिए आपको बस रिवाइज करना होगा बाद में। ठीक है, चलो नेक्स्ट है आपका वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट। इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है वर्ल्ड एयर क्वालिटी। अब रिपोर्ट है तो किसने रिलीज करी है पता होना चाहिए, इंडिया का क्या रैंक आया है, क्या पैरामीटर्स हैं, ये हमें 3 चीजें पता होनी चाहिए। तो ये बेसिकली क्या है, कौन रिलीज करता है? IQ एयर। इट इज अ काइंड ऑफ स्विस ऑर्गेनाइजेशन, स्विट्जरलैंड की ऑर्गेनाइजेशन है IQ एयर, जो हर साल क्या निकालती है? वर्ल्ड एयर क्वालिटी निकालती है कि पूरे वर्ल्ड में कौन सी सिटी इतनी ज्यादा पोल्यूटेड है कि पहले वो पोल्यूटेड कम थी, अब यह ज्यादा हो गई है। ज्यादा हो गई है तो क्यों रीजंस ऐसे रहे, अगर कम हो गई है तो उसने क्या इनिशिएटिव्स उठाए। तो ये सारा का सारा जो पूरा पॉलिसी है दैट इज बीइंग दी IQ एयर जो ऑर्गेनाइजेशन है वो बताती है। इसने क्या बोला है, इसने क्या डेटा लिया है, जो PM 2.5 का डेटा। PM 2.5 मतलब पार्टिकुलेट मैटर 2.5, एक ऐसा मैटर, एक ऐसा पार्टिकुलेट मैटर जिसका साइज कितना है 2.5 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब। बहुत स्मॉल साइज का पार्टिकुलेट मैटर है, काइंड ऑफ पॉल्यूटेंट है ये। अगर ये एनवायरनमेंट में ज्यादा रहता है तो हमारी जो बॉडी है, हम जो इसको इनहेल कर लेते हैं, और अगर हम इसको इनहेल कर लेते हैं तो हमारी बॉडी में लंग कैंसर कॉज करता है ये। तो जितना ज्यादा एनवायरनमेंट में PM 2.5 होगा उतना ज्यादा हेल्थ इश्यूज होंगे उस सोसाइटी को। तो अल्टीमेटली क्या करना है, PM 2.5 का लेवल इसने डिसाइड किया है कि भाई अगर 2.5 का लेवल हाई है तो दैट सिटी इज द पोल्यूटेड सिटी, अगर वो कम है तो दैट सिटी इज लेस पोल्यूटेड सिटी। तो आपने ध्यान रखना है कि क्या चीजें हैं। अगर हम देखें कि इंडिया के इसमें क्या बोला इसने बोला कि जो दिल्ली है इट इज द मोस्ट पोल्यूटेड कैपिटल इन द वर्ल्ड। जो सबसे बड़ी पोल्यूटेड कैपिटल है वो है दिल्ली। तो आपने ध्यान रखना है जो सिटी है दिल्ली इज द मोस्ट पोल्यूटेड कैपिटल। लेकिन अगर नॉर्मल सिटीज की बात करें तो इंडिया में सेकंड नंबर पर है, इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड लेवल पर सेकंड नंबर पर है गाजियाबाद, आफ्टर दी चाइना का जिंजियांग। चाइना में एक जगह है जिंजियांग, वो पहले प्लेस पर है क्योंकि वो बहुत ज्यादा पोल्यूटेड है। और सेकंड नंबर पर है गाजियाबाद यूपी वाला, जो बहुत ज्यादा पोल्यूटेड है। दिल्ली आपका मोस्ट पोल्यूटेड कैपिटल है, मोस्ट पोल्यूटेड सिटी नहीं है। 2 चीजों को ध्यान रखना, ठीक है। और एक और फैक्ट है इसमें इंपॉर्टेंट है कि 30 में से जो 22 सिटीज हैं जो बहुत पोल्यूटेड हैं वो कहाँ पाई जाती हैं, वो इंडिया में पाई जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये 3 फैक्ट्स ध्यान रखने हैं कि भाई इंडिया में जो लेवल है PM 2.5 का वो बहुत ज्यादा है। दिल्ली इज दी हाईली पोल्यूटेड कैपिटल इन द वर्ल्ड, और सेकंड नंबर पर है गाजियाबाद, इट इज दी हाईली पोल्यूटेड सिटी इन द इंडिया। और आपने ध्यान रखना है 30 में से जो 22 सिटीज हैं वो इंडिया में हैं, जो विच इज मोस्ट पोल्यूटेड इन द नेचर, ठीक है। याद रहेगा, ऑर्गेनाइजेशन का नाम याद रखना और ये फैक्ट्स ध्यान रखना। नेक्स्ट है आपका ग्रीन कवर इन इंडिया एंड इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट्स, कि भाई इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट मनाया कब जाता है, क्या इसकी थीम है और इंडिया में क्या स्टेटस है ऑफ द ग्रीनरी। तो हम देखते हैं कि भाई यूनाइटेड नेशंस ने 21 मार्च को बोला है कि भाई दे वुड सेलिब्रेट द इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट, जिसकी थीम क्या है, थीम इज द फॉरेस्ट एंड फॉरेस्ट रेस्टोरेशन अ पाथ टू रिकवरी एंड वेल बीइंग, कि जो फॉरेस्ट पहले से डिग्रेड हो चुके हैं उनको हमें रिस्टोर करना है। और अगर हम ये कर पाए तो अल्टीमेटली क्या होगा, एक पाथ टू रिकवरी एंड वेल बीइंग को हम लोग अचीव कर पाएंगे, दैट वुड बी बेनिफिशियल फॉर द ह्यूमंस एंड फॉर द ह्यूमन सोसाइटी।
तो आपने ध्यान रखना है इसकी थीम क्या है, ये कब मनाया जाता है। और अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में देयर इज 24.56 ग्रीन कवर इज प्रेजेंट। तो आपने ध्यान रखना है इंडिया में 24.56% इज द ग्रीन कवर। और सबसे ज्यादा कहां पर है, मध्य प्रदेश, उसके बाद अरुणाचल और उसके बाद छत्तीसगढ़। ये तीन तो आपको कम से कम याद होने ही चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट तो वैसे बेसिकली थोड़ा जो सबसे ऊपर होता है वो होता है, लेकिन तीन भी याद कर लो मेरे हिसाब से, तो मध्य प्रदेश, अरुणाचल एंड छत्तीसगढ़। ठीक है, तो ये इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट मनाया जाता है। थीम क्या है, कौन से डे को मनाया जाता है, और इंडिया में व्हाट इज द स्टेटस ऑफ ग्रीन कवर। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं केन बेतवा इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट। बहुत न्यूज में था, न्यूज में इसलिए था क्योंकि यूपी सरकार और एमपी सरकार ने आपस में मिलकर एक एग्रीमेंट साइन किया है कि दे विल इंटरलिंक द केन एंड बेतवा रिवर। अगर हम मैप में देखें तो दिस इज द बेतवा रिवर एंड दिस इज द केन रिवर। जो केन रिवर है आपकी मध्य प्रदेश वाले एरिया में, और जो बेतवा रिवर है बेसिकली दैट इज इन द यूपी। तो इसका इंटरलिंकिंग की बात चल रही है कि थ्रू कनाल्स केन का जो पानी है दैट शुड बी ट्रांसफर टू द बेतवा रिवर। ये न्यूज में इसलिए था क्योंकि ये जो इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट है ना, ये बहुत ज्यादा इस तरीके से लोगों ने प्रोटेस्ट किए हैं इसके खिलाफ, क्योंकि ये जो पूरा एरिया है जहां से कनाल निकलती है, यहाँ पर एक टाइगर रिजर्व है दैट इज पन्ना टाइगर रिजर्व। पन्ना टाइगर रिजर्व इन दी मध्य प्रदेश विच इज इन दी कोर्स ऑफ द कनाल विच इज लिंकिंग दी बेतवा एंड केन रिवर। और जो प्रोजेक्ट है उसका बेसिक मकसद क्या है कि भाई जो केन रिवर में सफिशिएंट पानी है उसको कहाँ ट्रांसफर कर दे, बेतवा रिवर में ट्रांसफर कर दे, जिसकी वजह से जो यूपी में लोग रहते हैं उनको पानी की समस्या ना झेलनी पड़े। तो दैट इज दी केन बेतवा इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट। और ये इसलिए न्यूज में है क्योंकि दोनों सरकारों ने मिलकर इसके लिए एमओयू साइन किया कि हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। क्या इसका बेसिक फीचर है ये हम लोगों को पता है कि केन का सरप्लस वाटर शुड बी ट्रांसफर टू दी बेतवा रिवर। नेक्स्ट है आपका टाइगर रीलोकेशन प्रोजेक्ट। नाम से क्लियर है, टाइगर की रीलोकेट करनी है ना। कोई भी टाइगर अगर किसी एक नेशनल पार्क में है, अगर वहां पर उसको ढंग से चीजें नहीं मिल रही हैं तो उसको क्या करेंगे हम लोग, रीलोकेट कर देंगे टुवर्ड्स दी अदर नेशनल पार्क। दैट इज द प्रोजेक्ट जो कब शुरू किया गया था, 2018 में शुरू किया गया था कि भाई एक नेशनल पार्क में ऐसा ना हो कि बहुत टाइगर्स हो जाएं और दूसरे में है कि बिल्कुल टाइगर्स ना रहे, तो देयर इज एन डिस्टर्बेंस ऑफ इकोसिस्टम्स। तो दोनों में ही सफिशिएंट अमाउंट ऑफ टाइगर्स हों, इसकी वजह से दे इनिशिएटेड द टाइगर रीलोकेशन प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट के अंडर सबसे पहले क्या हुआ था, जो मेल टाइगर है एक महावीर जिसका नाम है, नाम या ध्यान रखने क्योंकि स्टेट में नाम पूछे जा सकते हैं, यूपीएससी में ना भी पूछे जाए बट स्टेट में पूछे जाते हैं। मेल का जो नाम है महावीर है और जो फीमेल टाइगरेस है उसका नाम है सुंदरी। मेल जो महावीर है उसको कान्हा टाइगर रिजर्व, ये है आपका मध्य प्रदेश में, और जो फीमेल सुंदरी है बांधवगढ़ नेशनल पार्क दैट इज ऑल्सो इन दी एमपी। दोनों ही एमपी में है नेशनल पार्क्स, कान्हा टाइगर रिजर्व भी और बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व भी। कान्हा वाले से जो महावीर है मेल टाइगर उसको रिलोकेट किया गया था, और बांधवगढ़ वाले से जो फीमेल टाइगरेस है उसको सुंदरी को रिलोकेट किया गया था। कहाँ किया गया था, टुवर्ड्स दी सतकोशिया टाइगर रिजर्व विच इज इन दी उड़ीसा। तो आपको क्लियर है कि भाई कहां से कहां रिलोकेट किया गया था। और ये न्यूज में इसलिए था क्योंकि दोबारा से जो सुंदरी टाइगरेस थी उसको दोबारा से ही बांधवगढ़ भेज दिया गया है, क्योंकि वहां पर काफी ज्यादा जो विलेज कम्युनिटी सतकोशिया टाइगर रिजर्व में काफी प्रोटेस्ट किया उन लोगों ने इस चीज के खिलाफ में, तो इसलिए उसको दोबारा से रिलोकेट कर दिया गया उसी जगह पर जहां से वो आई थी, बांधवगढ़ से जहां से आई थी। ठीक है, तो इस तरीके से आपने ध्यान रखना है कि क्या प्रोजेक्ट है और न्यूज में क्यों रहा है। नेक्स्ट करते हैं नेशनल साइक्लोन रिस्क मिटिगेशन प्रोजेक्ट। एक ऐसा प्रोजेक्ट है, नाम से क्लियर है कि एक ऐसी स्कीम चलाई गई है जिसके द्वारा इंडिया में जितनी भी जगहों पर साइक्लोन्स आते हैं उनको हम लोगों को जितने भी रिस्क फेस करते हैं वो एरियाज उनको मिटिगेट करना है। मतलब जो साइक्लोन अगर आया है तो उससे डिजास्टर कम हो, मतलब लोगों को ज्यादा नुकसान ना पहुंचे, प्रॉपर्टी नुकसान ना पहुंचे, तो ये चीजें इंश्योर करनी है हमें। दैट इज अंडर द साइक्लोन रिस्क मिटिगेशन प्रोजेक्ट। ये पहली बार इंडिया में लॉन्च किया गया है इन दी 13 साइक्लोन प्रोन स्टेट्स एंड यूटीज। ऐसे स्टेट्स जिनमें साइक्लोन बहुत ज्यादा आते हैं, ऐसे यूटी जिनमें साइक्लोन बहुत ज्यादा आते हैं, उनमें बेसिकली ये जो प्रोजेक्ट है वो इम्प्लीमेंट किया जाएगा एंड दैट इज इम्प्लीमेंटेड बाय द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, एनडीएमए अथॉरिटी के द्वारा इम्प्लीमेंट किया जाएगा। एनडीएमए इज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, तो इम्प्लीमेंट करेगी एनडीएमए, लेकिन असिस्टेंस कौन सी ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड करेगी, दैट इज वर्ल्ड बैंक।
तो अपने ध्यान रखना है पेपर में अगर क्वेश्चन आए कि नेशनल साइक्लोन रिस्क मिटिगेशन प्रोजेक्ट जो है वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा असिस्टेड है, तो आपने ध्यान रखना है दैट इज वर्ल्ड बैंक। तो वर्ल्ड बैंक ने असिस्ट किया है, एनडीएमए ने इंप्लीमेंट किया है, और कितने स्टेट्स में इंप्लीमेंट है, 13 में है ये, और अभी रिसेंटली लॉन्च किया गया, इसलिए न्यूज में था ये। चलो नेक्स्ट देखते हैं, जल शक्ति अभियान कैच द रेन, दैट इज अ काइंड ऑफ कैंपेन है जिसके अंडर क्या किया गया है कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग को बहुत ज्यादा प्रमोट किया गया कि भाई जो भी पानी बारिश के तौर पे आ रहा है उसको आप बेसिकली कंजर्व कर लो, या तो आप उसको किसी और पर्पस के लिए यूज कर लो, या फिर कहीं मतलब उसको वेस्ट होने से बचा लो। दैट इज अवेयरनेस कैंपेन जिसमें लोगों को ये टेक्निक्स बताई जाएंगी कि आप रेन वाटर को हार्वेस्ट करने के लिए क्या क्या चीजें कर सकते हो। दैट इज द अवेयरनेस कैंपेन। 100 दिन का ये कैंपेन है जो मिनिस्ट्री जिसने लॉन्च किया है, द मिनिस्ट्री इज द जल शक्ति मिनिस्ट्री। तो दो चीजें ध्यान रखनी है, अवेयरनेस कैंपेन है, किसने लॉन्च किया है, कितने दिन का है। नेक्स्ट, ह्यूरोन ग्लोबल रिच लिस्ट इंपॉर्टेंट है अपने लिए क्योंकि जो मुकेश अंबानी है दैट इज एट द 8th नंबर। पेपर में क्वेश्चन आ सकता है, स्टेट वाइज भी आ सकता है, नॉर्मल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आ सकता है कि भाई बताओ अभी रिसेंटली कौन सा जो पर्सन है उसने टॉप किया है इन द ग्लोबल रिच लिस्ट। तो आपने ध्यान रखना है दैट इज प्लेस इज बाय द एलॉन मस्क, और सेकंड नंबर पर है जेफ बेजोस। तो ये दो नाम अपने ध्यान रखने हैं, एलॉन मस्क जो स्पेसएक्स कंपनी के मालिक हैं, और जेफ बेजोस जो बेसिकली अमेजॉन कंपनी के मालिक हैं। ये दो टॉप टूमर हैं, और इंडिया में जो मुकेश अंबानी है दैट इज एट द 8th नंबर। तो रैंक क्या है, कौन रिलीज करता है, इट इज अ काइंड ऑफ ह्यूरोन ग्लोबल रिच रिपोर्ट। ये 10th एडिशन था जो अभी रिसेंटली लॉन्च किया गया। तो आपने ध्यान रखना है किन किन पर्संस को अपने नाम याद रखना है। सेकेंड एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग 6, ये न्यूज में इसलिए है क्योंकि ये जो एक्सरसाइज है इसमें पहली बार इंडियन एयरफोर्स ने पार्टिसिपेट किया है। तो इससे पहले जो होता था उसमें जो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स एयरफोर्स है, यूएई, इसको बेसिकली इंप्लीमेंट करता है, इसको कंडक्ट करता है, जिसमें बाकी सभी कंट्रीज की जो एयरफोर्स है वो पार्टिसिपेट करती थी। फॉर एग्जांपल आपका यूनाइटेड स्टेट्स, फ्रांस, सऊदी अरेबिया, साउथ कोरिया एंड बहरीन। तो ये कंट्रीज पहले से इसके मेंबर्स थी जो एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग 6 में उस 5 वाले में पार्टिसिपेट कर चुका है जिन्होंने, लेकिन इंडिया ने पहली बार इस 6th एडिशन में पार्टिसिपेट किया, दैट इज व्हाई इट इज इन द न्यूज। पेपर में अगर स्टेटमेंट आए कि इंडिया हमेशा से ही एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग 6 का पार्ट था कि नहीं था, तो दैट स्टेटमेंट इज कि भाई इंडिया अभी रिसेंटली ज्वाइन किया, हमेशा से पार्ट नहीं था वो। चलो नेक्स्ट देखते हैं, सेरा वीक अवार्ड। ये बेसिकली जो अवार्ड है ये किसको दिया जाता है, जिस पर्सन ने काफी ज्यादा काम किया होता है टू कंजर्व द एनर्जी, जिसने काफी ज्यादा एनर्जी की फील्ड में काफी काम कर रखा होता है कि भी उसने अपनी सरकार के थ्रू ऐसे स्टेप्स उठाए, ऐसे इनिशिएटिव्स उठाए जिसकी वजह से पूरे कंट्री में एनर्जी एफिशिएंसी को काफी बढ़ावा मिला। तो ये जो अवार्ड है ये किसको मिला है, हमारे प्यारे नरेंद्र मोदी जी को। तो आपने ध्यान रखना है कि सेरा वीक अवार्ड इज गिवन टू द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, क्योंकि इस अवार्ड के अकॉर्डिंग उन्होंने बहुत ज्यादा काम किया है इन द सेक्टर ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। तो अवार्ड ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है मैत्री सेतु। मैत्री सेतु नाम से क्लियर है, एक ऐसा सेतु मतलब ब्रिज जो मैत्री को प्रमोट कर रहा है। तो आपने ध्यान रखना है कि जो ब्रिज है वो कौन सी रिवर पे है, कौन सी दो जगहों को जोड़ रहा है, और वो न्यूज में क्यों था। तो मैत्री सेतु जो है बेसिकली किसको ज्वाइन कर रहा है, त्रिपुरा और बांग्लादेश को ये ज्वाइन कर रहा है। ठीक है, त्रिपुरा में देयर इज अ प्लेस कॉल्ड साबरूम इन इंडिया एंड रामगढ़ इन दी बांग्लादेश। तो इन दो जगहों को ये ज्वाइन कर रहा है, साबरूम एंड रामगढ़ को। इसकी जो लेंथ है वो कितनी है, 1.9 किलोमीटर है इसकी लेंथ। एक तो लेंथ ध्यान रखनी है, साथ में कौन सी रिवर पे है, रिवर पे है ये फेनी रिवर पे। फेनी रिवर बेसिकली इंडिया से होती हुई बांग्लादेश एंटर कर जाती है, तो उसी पर ये ब्रिज बनाया गया है जिसमें इंडिया के त्रिपुरा स्टेट में साबरूम जगह और बांग्लादेश में एक रामगढ़ जगह को इन लोगों ने लिंक किया है बेसिकली। तो ध्यान रखना है, इसको इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका ऑल विमेन क्रू ऑफ वेसल एमटी स्वर्ण कृष्णा। ये जो शिप है बेसिकली ये न्यूज में इसलिए थी क्योंकि दैट इज अ शिप विच इज होली सेल्ड बाय द विमेन ऑफिसर्स। तो ये इसलिए न्यूज में थी क्योंकि एक तो आपने इसका ध्यान रखना है कि ये वेसल का नाम क्या है, वेसल एमटी स्वर्ण कृष्णा, और ये इसलिए न्यूज में थी क्योंकि सारी जो विमेन ऑफिसर्स थी इसमें प्रेजेंट थी, कोई भी मेल ऑफिसर प्रेजेंट नहीं था। चलो नेक्स्ट देखेंगे, स्विट्जरलैंड टू बैन द फेस कवरिंग्स इन पब्लिक। स्टेटमेंट आती है पेपर में कि भाई कौन सा ऐसा देश है जिसने अभी रिसेंटली फेस कवरिंग को बैन कर दिया है।
तो दैट इज अ स्विट्जरलैंड। तो सिर्फ पब्लिक में ही बैन किया है कि भाई आप पब्लिक में जो बुर्का है, जो हिजाब है, वो नहीं पहन सकते। तो मुस्लिम कम्युनिटी में जैसे ये पहनते हैं, तो और भी अगर अदर कम्युनिटी जिसमें फेस को कवर करने का कस्टम है तो वो पब्लिक में नहीं चलेगा। और स्विट्जरलैंड में अगर आप रह रहे हो तो यू कैन नॉट कवर द फेस इन पब्लिक। तो स्विट्जरलैंड इज द फर्स्ट कंट्री यूरोप की, ध्यान रखना। नेक्स्ट है आपका इंटरनेशनल विमेंस डे। एक तो मनाया कब जाता है, क्या इसकी थीम थी, तो ये ध्यान रखना है हम लोगों को। इंटरनेशनल विमेंस डे 8 मार्च को मनाया जाता है। और साथ में इसकी अगर हम थीम देखें इस बार की, तो थीम इज चूज टू चैलेंज, कि भाई आप जो बेसिकली जो कस्टम्स बने हुए हैं, जो ट्रेडिशनल बने हुए हैं, उनको चैलेंज करने के लिए चॉइस उठाओ। दैट इज द चूज टू चैलेंज। तो इंटरनेशनल वुमेन्स डे कब मनाया जाता है, क्या इसकी थीम है, ये हम लोगों को ध्यान रखनी है। नेक्स्ट देखते हैं कि भाई एक जॉइंट एक्सरसाइज डस्टलिक, ये एक्सरसाइज है जॉइंटली किस किसके बीच में है, इंडिया और उज्बेकिस्तान कंट्री के बीच में। दैट इज अ जॉइंट एक्सरसाइज डस्टलिक। हमने भी रिसेंटली करी है एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग 6, जिसमें इंडिया की एयरफोर्स ने पार्टिसिपेट किया है, यूएई ने कंडक्ट करी थी। अगर हम इसकी बात करें जॉइंट एक्सरसाइज डस्टलिक की, तो ये इंडिया और उज्बेकिस्तान कंट्री के बीच में है। स्टेटमेंट आएगी तो उसको एलिमिनेट कर लेना, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं कंट्री का बिगेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट। ध्यान रखना है आपने कि एक ऐसा सोलर पावर प्लांट जो फ्लोट कर रहा है, और ये इंडिया का सबसे लार्जेस्ट होगा। कहां पर होगा, दैट इज इन दी तेलंगाना स्टेट में ये स्टैब्लिश किया जाएगा। और इसकी जो बेसिकली कैपेसिटी है टू जनरेट द इलेक्ट्रिसिटी, दैट इज 100 मेगावाट। मतलब एक टाइम में इट कैन जनरेट दी 100 मेगावाट की इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट टॉपिक करते हैं सिप्री, द स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये बेसिकली एक स्टॉकहोम का रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो बेसिकली ये रिपोर्ट निकालता है कि कौन सी कंट्री ने कितने ज़्यादा जो डिफेंस के प्रोडक्ट्स हैं वो इंपोर्ट किए हैं, या फिर कितने ज़्यादा किसी कंट्री ने अपने देश में पैसे खर्च किए हैं टू जनरेट दी डिफेंस प्रोडक्ट्स। कोई टैंक बनाया है, कोई मिसाइल बनाई है, या फिर कोई और भी चीज़ अगर किसी कंट्री ने किया है तो उस पर कितना पैसा खर्च हुआ है। ये पूरा जो रिसर्च है वो कौन करता है, सिप्री करता है ये। तो बेसिकली रिपोर्ट रिलीज करता है अपना ऑन दी आर्म्स इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। तो हमें सिर्फ इंडिया के केस में ध्यान रखना है कि भाई इंडिया के बारे में इसने क्या चीज बताई है। तो इंडिया के केस में ध्यान रखना है हमें कि इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट आर्म इंपोर्टर आफ्टर सऊदी अरेबिया। मतलब अगर आर्म इंपोर्ट्स करने की जहां पर बात आती है तो सबसे पहले सऊदी अरेबिया है और सेकंड नंबर पर है इंडिया, जो सबसे ज्यादा आर्म्स को इंपोर्ट करता है। किस कंट्री से इंपोर्ट करता है, ध्यान रखना है आपने। इंडिया में 2016 और 20 ईयर की अगर हम बात करें तो फर्स्ट है रशिया, सेकंड है फ्रांस एंड थर्ड है इजराइल। ये 3 कंट्रीज हैं टॉप पर इंडिया में जो इससे इंडिया इंपोर्ट करता है, रशिया, फ्रांस एंड इजराइल। पहले कौन था, पहले सबसे लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ दी आर्म्स था अपना यूएसए, लेकिन अब ये 2016 से 20 का जो टाइम पीरियड है उसमें यूएसए नहीं है। यूएसए नाउ इज इन द 4th नंबर आफ्टर दी रशिया, फ्रांस एंड इजराइल। पहले 2015 से पहले कौन था, यूएसए वाज द लार्जेस्ट सप्लायर। तो इसलिए न्यूज में है, ध्यान रखना है आपने कि इसमें कुछ चेंजेस आए गए हैं। पहले यूएसए वाज द लार्जेस्ट सप्लायर, बट नाउ दैट इज नॉट द लार्जेस्ट सप्लायर। अब रशिया है, उसके बाद फ्रांस है, उसके बाद इजराइल है। इंस्टीट्यूट कौन सा है, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, स्वीडन की एक ये रिसर्च इंस्टीट्यूट है, आपने ध्यान रखना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं बारालाचा पास। ये न्यूज में इसलिए है क्योंकि अभी रिसेंटली ये जो पास है बारालाचा पास, ये बेसिकली आपके लेह और मनाली को कनेक्ट करता है, लेकिन अभी ये बेसिकली बंद पड़ा हुआ है। तो अभी रिसेंटली ये न्यूज में था क्योंकि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने इस पर दोबारा से काम शुरू कर दिया है। अभी अगर लेह और मनाली की अगर हम बात करें तो इसको कनेक्ट कौन करता है, रोहतांग पास। रोहतांग पास कनेक्ट्स दी मनाली एंड ले, क्योंकि बारालाचा पास जो है अभी बंद पड़ा हुआ है। जब ये खुल जाएगा पास, तब रोहतांग पास की जगह पर वी विल हैव एन ऑल्टरनेटिव जो एक मनाली से लद्दाख की कनेक्टिविटी हमें प्रोवाइड करवाएगा। तो इसलिए न्यूज में है क्योंकि ये अभी कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने के लिए इस पर काम शुरू किया गया है। और अगर हम बात करें कि ये जो बारालाचा पास है ये कौन सी माउंटेन्स पर है, क्योंकि ये पता है कि जो पास है बेसिकली क्या होता है, रास्ता बिटवीन द माउंटेन्स, कि एक बहुत बड़े पहाड़ के बीच में कुछ रास्ता है जिससे आप रोड्स बना सकते हैं या रेलवे लाइन बिछा सकते हैं। दैट इज अ डेफिनेशन ऑफ पास।
तो ये कहाँ पर है? इट इज एट दी जास्कर रेंजेस। जास्कर रेंजेस आपके क्या है? जम्मू कश्मीर वाले एरिया में है। ये जो पूरी की पूरी जास्कर रेंज है आपकी हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के बॉर्डर पर पड़ती है। दैट इज वाई जो पास है आपका इट कनेक्ट्स दी मनाली एंड ले। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। सेकेंड है वर्ल्ड हाईएस्ट रेलवे ब्रिज। इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी रिसेंटली ही अप्रैल में इसका जो पूरी एक प्रॉपर आर्क है वो उसको कंप्लीट कर लिया है रेलवे ने। तो ये न्यूज में क्यों है? क्योंकि ये चेनाब रिवर के ऊपर बनाया जा रहा है। देखो दिस इज दी ब्रिज, रेलवे ब्रिज है, चेनाब रिवर के ऊपर है। इसकी जो हाइट है दैट इज 359 मीटर्स। 359 मीटर इसकी हाइट है, जो आईफल टावर से 35 मीटर ज्यादा है। तो अल्टीमेटली आपने ध्यान रखना है कि ऐसा ब्रिज है, रेलवे लाइन ब्रिज है, जिसके ऊपर से चेनाब रिवर के ऊपर ये बनाया गया है। और अल्टीमेटली क्या है, इसकी जो हाइट है 359 मीटर है और आईफिल टावर से 35 मीटर से ज्यादा है। और अगर जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो ये क्या है, इट वुड बी द हाईएस्ट मतलब हाईएस्ट रेलवे ब्रिज इन द वर्ल्ड। अभी कौन सा है? अभी चाइना का शुबाई रेलवे ब्रिज है, जिसकी हाइट अभी 275 मीटर है। लेकिन जब ये कंप्लीट हो जाएगा इंडिया वाला, चेनाब वाला, तो दैट विल बी द हाईएस्ट रेलवे ब्रिज इन पूरा होल वर्ल्ड। ठीक है, तो ध्यान रखना कौन सी रिवर पे है, क्या हाइट है। नेक्स्ट देखते हैं गो इलेक्ट्रिक कैंपेन। नाम से क्लियर है, गो इलेक्ट्रिक कैंपेन मतलब जो कन्वेंशनल व्हीकल्स हैं, जो पेट्रोल से चलते हैं, जो डीजल से चलते हैं, उनकी जगह पर हमें क्या करना है, वी शुड ट्राई द इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स। तो इसी के लिए अवेयरनेस जनरेट करने के लिए कैंपेन चलाया गया है थ्रू द मिनिस्ट्री ऑफ पावर, जिसका नाम क्या है, गो इलेक्ट्रिक कैंपेन। इसका बस यही एक ऑब्जेक्टिव है कि ये लोगों में अवेयरनेस फैलाएगा कि भाई आप पेट्रोल डीजल के व्हीकल ना यूज करके इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को यूज करो, ताकि पोल्यूशन लेवल भी इंडिया में कम हो और साथ में पैसा भी बचे। ठीक है, तो ध्यान रखना जो कैंपेन है मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने चलाया है। नेक्स्ट देखते हैं वन धन विकास योजना। देखो नाम से ही क्लियर है, वन धन मतलब जो भी वन है, जो भी फॉरेस्ट है, उसमें कोई भी अगर टिम्बर है या फिर मतलब लकड़ी है या फिर उसके कोई फ्रूट्स हैं, मतलब कोई भी चीज जो आप फॉरेस्ट से कैरी कर सकते हैं, दैट इज द काइंड ऑफ वन धन। मतलब अगर आपने उन चीजों को जो आपने इकट्ठी करी है फॉरेस्ट से, अगर उसमें हल्की सी वैल्यू एडिशन हो जाए, उनको पेरिशेबल आइटम्स को थोड़ा सा कोल्ड स्टोरेज में अगर रख दिया जाए, तो अल्टीमेटली उनकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाएगी। तो इसी का जो स्कीम है, ये स्कीम है वन धन विकास योजना, कि भाई आपने जो भी प्रोडक्ट वन से लिया है, जो फॉरेस्ट से लिया है, उसको आप बेचो, जिससे आपको मनी की प्राप्ति हो, धन की प्राप्ति हो। दैट इज अ विकास स्कीम, वन धन विकास योजना। और ये बेसिकली उन एरियाज में है जहां पर फॉरेस्ट ज्यादा है। और फॉरेस्ट ज्यादा कहां पर है? बेसिकली ट्राइबल एरियाज में ज्यादा है। तो जो इंप्लीमेंट है इसकी स्कीम की, वो किसने किया है? ट्राइफेड ने इसको इंप्लीमेंट किया है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। तो ट्राइफेड ने इंप्लीमेंट किया है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। इसका क्या ऑब्जेक्टिव है ये तो हमने देख लिया। ये न्यूज में क्यों था? बिकॉज इस स्कीम के अंतर्गत जो मणिपुर है उसको सबसे ज्यादा अच्छा मॉडल स्टेट माना गया है, कि बाकी जो छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार वाले जो एरियाज हैं जहां पर काफी ज्यादा ट्राइबल पॉपुलेशन है, उस एरिया में इस स्कीम के अंदर काफी ज्यादा काम नहीं किया गया। लेकिन जो मणिपुर है उसने काफी ज्यादा इसमें अच्छा काम किया है। तो इट विल बी नाउ एन मॉडल स्टेट, कि जैसा उसने काम किया है, जिस लाइन पर उसने काम किया है, उसी के नक्शे कदम पर चलते हुए आप अलग स्टेट्स को भी ये काम करना है। तो इसलिए न्यूज में मणिपुर बिकम दी मॉडल स्टेट फॉर दी वन धन विकास केंद्र। और बेसिकली स्कीम का हम लोगों ने देख लिया है कि जो भी प्रोडक्ट आपको फॉरेस्ट से मिलता है उसको आप बेचो, या फिर आप उसमें कुछ वैल्यू एडिशन करो, लोगों तक अपना सामान पहुंचाओ, और अल्टीमेटली उससे क्या है, मनी मेक करो। ठीक है, तो इतना ध्यान रखना आपने। नेक्स्ट है गांधी पीस प्राइज। ध्यान रखना है कि भाई किसको मिला है, अभी रिसेंटली ही मिला है। तो गांधी पीस प्राइज क्या है, अपनी इंडियन गवर्नमेंट देती है। तो अभी दो जो विनर्स हैं वो निकाले गए हैं, एक 2019 के लिए और एक 2020 के लिए। जो 2020 के लिए किसको मिला है, जो बांग्लादेश के शेख मुजीबर रहमान है, ही इज ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ बांग्लादेश। मतलब इन्हीं की अगुवाई में ही जो बांग्लादेश है वो 1971 में बनाया गया था। इन्होंने काफी ज्यादा काम किया था उसके ऊपर। तो 2020 के लिए बांग्लादेश के शेख मुजीबर रहमान को अवार्ड दिया गया है, और साथ में 2019 वाले के लिए किसको दिया गया है, द फॉर्मर सुल्तान ऑफ ओमान।
मतलब जो ओमान यमन कंट्रीज होती हैं उनमें सुल्तान होते हैं ना बेसिकली, तो ओमान का सुल्तान है उसको ये गांधी पीस प्राइज दिया गया है फॉर द 2019 ईयर। तो आपने दो नाम याद रखने हैं कि दिस गांधी पीस प्राइज इज गिवन बाय द इंडियन गवर्नमेंट, और साथ में ध्यान रखना 2020 के लिए किसको मिला, 2019 के लिए किसको मिला है। आ सकता है पेपर में, बिल्कुल मतलब बिल्कुल तगड़ा ही करंट अफेयर है ये। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज द सुएज कनाल। इंपॉर्टेंट रही है, काफी न्यूज में रही है। देखेंगे कि भी इसका बेसिक हल्का सा क्या बैकग्राउंड है और ये न्यूज में क्यों रही है। न्यूज में इसलिए रही है क्योंकि सुएज कनाल को हल्का सा ट्रैफिक जैम देखना पड़ा, क्योंकि देयर वाज अ लार्ज कार्गो शिप नेम एवर गिवन। इस शिप का नाम है एवर गिवन। ये बेसिकली सुएज कनाल में थोड़ी सी खराब क्लाइमेट की वजह से फंस गई थी, तो अल्टीमेटली जो बाकी पीछे इसकी शिप्स आ रही थी वो यहाँ से पास नहीं कर पा रही थी, तो अल्टीमेटली उनको काफी ज्यादा ट्रैफिक जैम झेलने को मिला, और जो ट्रेड है बिटवीन टू कंट्रीज वो थोड़ा सा रुक गया था। तो आपने ध्यान रखना है कि जो सुएज कनाल में कौन सी शिप बेसिकली अड़ गई थी, दैट इज दी कार्गो शिप एवर गिवन। अगर हम सुएज कनाल के बारे में देखें तो हल्का सा हमें देखना है कि इट इज दी आर्टिफिशियल लेक, आर्टिफिशियल कनाल है, बेसिकली बनाई गई थी एट दी 1869। 1869 में ये बनाई गई थी, जो बेसिकली क्या करती है, रेड सी और मेडिटेरेनियन सी को ज्वाइन करती है। अगर हम अफ्रीका का मैप देखें, अफ्रीका के मैप में इस साइड आपका मेडिटेरेनियन सी है और ये अल्टीमेटली रेड सी है। इन दोनों को जो कनेक्ट करती है जगह दैट इज सुएज कनाल। 1869 में इसको ओपन किया गया था। इसका बेसिक काम था कि जितना भी यूरोप से सामान आ रहा है उसको अफ्रीका से पूरा घूम के ना आना पड़े इंडिया वाली साइड में, इसलिए सुएज कनाल को बेसिकली यूरोप वाली कंट्री से यहीं से ही सामान पहुंचाया जा सका और इंडिया में इस तरीके से ये एंटर कर जाता है। तो इससे क्या है, तो डिस्टेंस भी कम होता है और अल्टीमेटली जो ज्यादा फ्यूल कोई शिप लगाती है वो भी कम निकलता है, जिससे वाटर पोल्यूशन भी कम होता है। तो दैट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ सुएज कनाल। इसका हल्का सा हिस्ट्री देख लेना, कौन सी रेड सी और मेडिटेरेनियन सी को जोड़ती है। इट इज द लिंक बिटवीन एशिया एंड अफ्रीका, इट इज लिंक बिटवीन यूरोप एंड एशिया, एंड इट इज ऑल्सो लिंक बिटवीन एशिया एंड यूरोप। तो ये ध्यान रखनी है दोनों चीजें आप लोगों ने। नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, चबाहर पोर्ट डे ऑन दी 4th of March। बेसिकली जो चबाहर पोर्ट है दैट इज इन दी कोस्ट ऑफ ईरान, जो इंडिया ने डेवलप किया है फॉर दी पर्टिकुलर अपना मोटिव ऑफ ट्रेड, कि जो ट्रेड है वो इंडिया और ईरान के बीच में काफी ज्यादा हो जाए, इस वजह से पोर्ट इंडिया ने एस्टैब्लिश किया है। और उसी के दौरान चबाहर पोर्ट डे मनाया जाएगा ऑन दी 4th of March। ये डिसीजन कब लिया गया है, व्हेन इंडिया वाज कंडक्टिंग दी मैरीटाइम इंडिया समिट 2021। तो बेसिकली 4 मार्च को चबाहर पोर्ट डे मनाया जाएगा। अगर आप चबाहर पोर्ट इस तरीके से देखो, यहाँ पर ईरान में चबाहर पोर्ट है जिसमें डायरेक्ट लिंक है बाय द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया, जहाँ पर बहुत कम टाइम लगता है ट्रेड वगैरह करने के लिए। तो ये चबाहर पोर्ट है कहाँ पर, इसका जो डे है वो कब मनाया जाएगा वो हमें याद रहना चाहिए फॉर द प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू। चलो नेक्स्ट देखते हैं, मोबाइल ट्रेन रेडियो कम्युनिकेशन सिस्टम MTRS। ये बेसिकली सिस्टम जो न्यूज में है क्यों है, क्योंकि अभी इंडिया का जो वेस्टर्न रेलवे जोन है इसने पूरे जितनी भी ट्रेन हैं उसमें इस सिस्टम को अप्लाई किया है, इंक्लूड किया है। इस सिस्टम के अकॉर्डिंग होता क्या है, जितना भी आपका ट्रेन का क्रू है, ट्रेन में जो स्टाफ है, उसका जो कम्युनिकेशन है विद द स्टेशन मास्टर एंड द कंट्रोल सेंटर, उससे बहुत ज्यादा रियल टाइम में कनेक्टिविटी है। मतलब अगर आपने कोई मैसेज सेंड किया है तो विद इन दी मिली सेकेंड्स उनके पास वो पहुंच जाएगा। तो दैट इज द मोबाइल ट्रेन रेडियो कम्युनिकेशन सिस्टम। न्यूज में क्यों है, क्योंकि वेस्टर्न रेलवे ने इसको लॉन्च किया है। और साथ में एक और फैक्ट हमें देखना है कि अभी तक ये 105 जो रेक्स हैं वेस्टर्न रेलवेज के, वहां पर ये इंप्लीमेंट हो चुका है, वहां पर ये एप्लीकेबल हो चुका है। तो क्या चीज है, न्यूज में क्यों है, ये हम लोगों को देखनी है चीज। नेक्स्ट देखते हैं, स्पेसएक्स का स्टारशिप SN10। ये ध्यान रखना है कि जो स्टारशिप आपका लॉन्च व्हीकल है ये किस कंपनी का है, स्पेसएक्स का, जिसके एलोन मस्क मालिक थे। हमने अभी रिसेंटली देखा था कि जो फर्स्ट नंबर पर है आपके ग्लोबल रिच लिस्ट में। तो अगर हम बात करें इसकी स्टारशिप की, न्यूज में क्यों है, ये बेसिकली अगर हम देखें तो स्टारशिप जो प्रोग्राम है इट इज अ काइंड ऑफ लॉन्च व्हीकल। सिर्फ लॉन्च व्हीकल नहीं, इट इज अ रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल। हमने ये बात की थी कि कोई भी जो सैटेलाइट है वो लॉन्च व्हीकल के ऊपर बैठ के स्पेस में एंटर करती है। तो ये जो लॉन्च व्हीकल है अगर हमने रीयूजेबल ना बनाए तो अल्टीमेटली एक ही टाइम में सैटेलाइट वो लॉन्च करेगा और अल्टीमेटली वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। यही बेसिकली कंसेप्ट है। लेकिन ये जो है स्टारशिप प्रोग्राम के अंडर जो ये स्पेसएक्स कंपनी है, इट इज डेवलपिंग दी आपका रीयूजेबल स्पेस लॉन्च व्हीकल, कि अगर आप एक बार इससे सैटेलाइट लॉन्च करवा लोगे तो दोबारा भी इट कैन बी यूज्ड टू लॉन्च दी अदर सैटेलाइट्स इन दी अदर टाइम।
तो ये ध्यान रखना है आपने। और ये रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल है, न्यूज में क्यों है, क्योंकि जैसे ही इसने अपनी लैंडिंग करी बाय दी, जैसे इसको लॉन्च किया गया और अल्टीमेटली ये स्पेस में पहुंचा, दोबारा से जब इसने एंट्री करी उसके कुछ सेकंड्स के बाद ही एक्सप्लोड हो गया। तो इसलिए न्यूज में था कि ये जो बेसिकली मतलब काफी ज्यादा इसमें आग वगैरह लग गई थी, इसलिए काफी न्यूज में रहा था। तो ये क्या चीज है जो इसकी, दिस इज अ काइंड ऑफ 2 स्टेज लॉन्च व्हीकल। जो पहली स्टेज है इट इज कॉल्ड द सुपर हैवी स्टेज, और जो सेकंड स्टेज है दैट इज कॉल्ड द स्टारशिप स्टेज। तो आपने ध्यान रखना है सुपर हेवी और स्टारशिप अगर वर्ड न्यूज में रहे, पेपर में अगर दिखे, तो आपको ध्यान रखना है दैट इज रिगार्डिंग दी स्पेसएक्स कंपनी, जिसने क्या लॉन्च किया है, स्टारशिप प्रोजेक्ट SN10। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। हमें पता है जो मिलेट्स है वो क्या होते हैं, फॉर एग्जाम्पल जवार, बाजरा और रागी, ये सारी जो क्रॉप्स हैं दे आर बेसिकली द मिलेट्स, जिनको लगाने के लिए बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती है। ये ऐसी क्रॉप हैं जो ड्रॉट एरियाज में भी लग जाती हैं, लेकिन इनका अपनी फूड हैबिट्स में होना इज़ कंपलसरी, क्योंकि इससे जो न्यूट्रिशन मिलता है हमें वो नॉर्मल व्हीट और राइस से नहीं मिलता। तो मिलेट्स के लिए पूरे वर्ल्ड में आपकी अवेयरनेस कैंपेन चलाने के लिए, अवेयरनेस जनरेट करने के लिए यूनाइटेड नेशंस ने 2023 को डिक्लेयर किया है इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। तो ध्यान रखना विच ईयर इज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स, 2023, और ये भी इंडिया के कहने पर ही डिक्लेयर किया गया है, तो इंडिया का इनिशिएटिव है बेसिकली ये। चलो नेक्स्ट देखते हैं सिमलीपाल फॉरेस्ट फायर। ये बेसिकली जगह है, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व है, जो कहाँ पर है, आपका उड़ीसा में प्रेजेंट है। ये इसलिए न्यूज में था क्योंकि अभी रिसेंटली काफी ज्यादा इसमें फॉरेस्ट फायर देखने को मिली थी, और ये एक और इसलिए फेमस है क्योंकि सिमलीपाल में आपके जो साल के पेड़ हैं, साल के जो ट्रीज हैं, ये काफी ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, जिस फॉरेस्ट फायर की वजह से ये काफी ज्यादा डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। तो इसलिए एक तो ये है कहाँ पर, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व इन दी उड़ीसा स्टेट, और जो साल के ट्री हैं वो बहुत ज्यादा डिस्ट्रॉय हो चुके हैं इस फॉरेस्ट फायर की वजह से। चलो नेक्स्ट देखते हैं नेशनल सेफ्टी डे। नेशनल सेफ्टी डे अगेन इज दी 4th of March। हमने चबाहर पोर्ट डे किया था, दैट इज ऑल्सो दी 4th of March। हमने ये किया है नेशनल सेफ्टी डे, दैट इज ऑल्सो इन दी 4th of March। सेफ्टी देखो किसी भी चीज की हो सकती है, क्लाइमेट से सेफ्टी, फूड सेफ्टी, आपकी रोड सेफ्टी, हेल्थ सेफ्टी, लेकिन जो अभी रिसेंट मनाया गया है डे दैट इज स्पेसिफिकली फॉर दी सड़क सुरक्षा, रोड सेफ्टी। ध्यान रखना 4 मार्च को अभी जो डे मनाया गया है दैट इज रिगार्डिंग दी रोड सेफ्टी, सड़क सुरक्षा कैंपेन लॉन्च किया गया है, और 4 मार्च है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है आपका DRDO कंडक्ट फ्लाइट टेस्ट ऑफ सॉलिड फ्यूल डक्टेड रामजेट। तो ये जो SFDR है, इसका बेसिकली किसने लॉन्च किया है, DRDO ने लॉन्च किया है। इट इज अ काइंड ऑफ रामजेट इंजन। देखो अगर कोई भी जो इंजन होता है जब वो हवा में है तो अल्टीमेटली कैसे जलता है इंजन, जो बेसिकली एक आपको उसमें कंबस्टन चैम्बर होता है, देयर इज अ कंबस्टन चैम्बर, जहां पर कोई भी फ्यूल जो है वो मतलब उस पर आग लगती है और उसकी वजह से ही वो व्हीकल आगे की तरफ चलता है। तो व्हीकल जो आपका एयरक्राफ्ट है उसमें क्या क्या होना चाहिए, एक तो आपका फ्यूल होना चाहिए, और साथ में जो आग है वो किसकी प्रेजेंस में लगती है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में लगती है। तो आपको क्या चाहिए, ऑक्सीडाइजर भी चाहिए है, मतलब आपका जो इंजन है उसके अंदर फ्यूल भी होना चाहिए, उसके अंदर ऑक्सीडाइजर भी होना चाहिए। ये सब चीजें अगर आप एयरक्राफ्ट में डालते हैं तो उससे जो इंजन का वेट है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो जब वेट ही ज्यादा है तो जो फ्लाइट लेगा उसके लिए बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ इंजन में बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रेशर के पोल्यूशन बेसिकली ज्यादा होता है। तो हमने बेसिकली क्या लिखा है कि जो रामजेट इंजन है हम लोग वो यूज कर रहे हैं। रामजेट इंजन की खास बात यह है कि जब ये हवा में होता है तो जो ऑक्सीजन इसके चैम्बर में एंटर करती है, अगर ये सुपरसोनिक स्पीड पर है, सुपरसोनिक मतलब मोर देन द स्पीड ऑफ द साउंड, स्पीड ऑफ द साउंड इज 332 किलोमीटर पर आवर, ये है आपकी स्पीड ऑफ द साउंड। अगर इससे ज्यादा की स्पीड है तो अल्टीमेटली क्या होगा, दैट स्पीड इज सुपरसोनिक स्पीड। तो जब वो एयरक्राफ्ट इस स्पीड पर हवा में होता है तो सुपरसोनिक स्पीड में जो हवा है वो एंटर कर रही है इंजन के अंदर, तो कंबशन चैम्बर में एंटर कर रही है। इसका मतलब स्टार्टिंग से ऑक्सीडाइजर लेने की जाने की जरूरत नहीं है, इसका मतलब इंजन हल्का हो गया। तो अल्टीमेटली क्या होगा, इसमें कंबशन होगा बाय द ऑक्सीजन विच इज डिराइव्ड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ, और अल्टीमेटली फिर से जो इंजन से जो हवा निकलेगी दैट इज ऑल्सो ऑन द स्पीड ऑफ सुपरसोनिक स्पीड।
तो आपने ध्यान रखना, जो रामजेट इंजन है वो हवा में जो सुपरसोनिक स्पीड पर होता है, ऑक्सीजन एंटर करती है, कंबशन चैम्बर में आग लगती है, दैट इज ऑन दी कंबस्टिव प्रोसेस, और लास्ट में उसकी वजह से जो व्हीकल आगे चल रहा है दैट इज ऑल्सो द स्पीड ऑफ सुपरसोनिक स्पीड। तो रामजेट में ये ध्यान रखना है आपने। और ये जो पूरी टेक्नोलॉजी है दैट इज डेवलप्ड बाय द DRDO, और इसको सॉलिड फ्यूल क्यों बोला गया है? जो रामजेट इंजन में फ्यूल होता है, जैसे फ्यूल कैन बी सॉलिड, फ्यूल कैन बी लिक्विड, जैसे पेट्रोल इज ए लिक्विड फ्यूल, तो इसमें क्या है, जो आपका फ्यूल है दैट इज सॉलिड इन नेचर। तो उसमें जब बेसिकली आग लगेगी तो उसकी वजह से जो आपका इंजन है, जो आपका एयरक्राफ्ट है, वो आगे की तरफ जा रहा है। तो इसमें इसलिए न्यूज में था क्योंकि DRDO ने इसका काफी सक्सेसफुल टेस्ट किया है ऑफ द SFDR। इसको अभी रिसेंटली एयरक्राफ्ट में यूज नहीं करते हैं, बट बहुत ज्यादा एडवांस्ड व्हीकल्स में ही यूज करते हैं। बट इस टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट के बाद में काफी ज्यादा व्हीकल्स में इसको हम लोग अप्लाई कर पाएंगे। तो दैट इज अ काइंड ऑफ स्ट्रेटेजिक एडवांटेज टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द डिफेंस ऑफ इंडिया ऑल्सो। ठीक है, नेक्स्ट है आपका फूड वेस्ट इंडेक्स। ये इंडेक्स कौन रिलीज करता है? आपका UNEP। देखो, जो भी इंडेक्स UNEP रिलीज करेगा दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस। यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, ये यूनाइटेड नेशंस की एक आर्म है जिसका हेडक्वार्टर कहां पर है? हेडक्वार्टर इज एट दी नैरोबी। नैरोबी इज द कैपिटल ऑफ कीनिया। ठीक है, तो वहां पर इसका हेडक्वार्टर है कीनिया में। तो इसने जो रिलीज किया है इंडेक्स दैट इज फूड वेस्ट इंडेक्स, जिसके अकॉर्डिंग ये कहता है कि 121 किलोग्राम ऑफ कंज्यूमर फूड, जो हम खाना खाते हैं, 121 किलोग्राम जो है दैट इज वेस्टेड पर ईयर आउट ऑफ, पर ईयर मतलब हर साल जो है 121 किलोग्राम का हम लोग फूड वेस्ट कर देते हैं, जिसमें से जो 74 किलोग्राम है दैट इज जनरेटेड फ्रॉम द हाउस ऑफ द कंट्री। अगर पूरे वर्ल्ड लेवल पे बात करें तो इसने ये डेटा प्रोवाइड किया है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो इंडेक्स है वो कौन रिलीज करता है और बेसिकली इसकी फाइंडिंग्स क्या है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। WCD मिनिस्ट्री, विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री हैज क्लासिफाइड ऑल मेजर स्कीम्स अंडर 3 अम्ब्रेला स्कीम्स। जो मिनिस्ट्री ऑफ विमेन है उसने जितनी भी स्कीम्स चलाई हुई है ना, उसको ये लोग क्या करेंगे, बाकी जो 3 क्लासिफिकेशन है उसमें डिवाइड कर देंगे। सबसे इंपॉर्टेंट आपने ध्यान रखना है, एक तो मिशन शक्ति, मिशन पोषण 2.0 एंड मिशन वात्सल्य। ये 3 बेसिकली अम्ब्रेला स्कीम्स बनाई जाएंगी, जिसके अंडर जो है सब स्कीम जो लॉन्च की गई हैं वो इंक्लूड कर दी जाएंगी। तो आपने ध्यान रखना है 3 अम्ब्रेला स्कीम्स में WCD मिनिस्ट्री ने स्कीम्स निकाली हैं। अगर हम एक एक करके देखें, मिशन शक्ति, मिशन शक्ति में क्या होगा, वो वाली स्कीम्स आएंगी जो स्पेसिफिकली स्टार्ट की गई हैं टू फिल द गैप बिटवीन द मेन एंड विमेन। मतलब जो अपॉर्चुनिटीज मेन को प्रोवाइडेड है वही विमेन को भी प्रोवाइडेड हो, उसके लिए जो स्कीम चलाई गई है वो किस मिशन के अंडर आएगी? मिशन शक्ति के अंडर आएगी वो। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज को। जो नेक्स्ट है मिशन पोषण 2.0, मिशन पोषण जो 2.0 है उसके अंडर जो है सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम एंड पोषण अभियान, इन दोनों को मर्ज कर दिया गया है। पहले ये अलग अलग चलते थे, लेकिन अब मिशन पोषण 2.0 के अंदर ही सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम भी चलेगा और पोषण अभियान भी चलेगा। क्योंकि जब दोनों के ऑब्जेक्टिव ही सेम है तो अलग अलग स्कीम चलाने की क्या जरूरत है, सिंपल एक ही स्कीम चलाओ, मिशन पोषण 2.0। तो इसलिए इसका ये ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट अगर हम देखें, मिशन वात्सल्य भी है। किसमें? मिशन वात्सल्य में क्या है, जितना भी चिल्ड्रन के रिगार्डिंग स्कीम्स चल रही हैं, चाहे वो गर्ल्स हैं, चाहे वो एडोलेसेंट गर्ल्स हैं, चाहे वो बॉयज हैं, तो जो भी स्कीम इनके लिए चल रही है दैट वुड बी अंडर द मिशन वात्सल्य। तो आपने ध्यान रखना है, तीनों स्कीम्स के नाम याद रखने हैं। पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द अम्ब्रेला स्कीम्स अंडर विच द WCD मिनिस्ट्री हैज इंक्लूडेड ऑल द सब स्कीम विच वर अर्लियर लॉन्च्ड। तो आपने मिशन शक्ति, मिशन पोषण 2.0 एंड मिशन वात्सल्य, ये 3 स्कीम्स याद रखनी है ऑफ द WCD मिनिस्ट्री। नेक्स्ट है आपका इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स। नाम से क्लियर है कि भाई किसी भी कंट्री में कितनी ज्यादा इकोनॉमिक फ्रीडम है, कितना ज्यादा उनके पास अपॉर्चुनिटीज हैं कि वो लोग अपना बिजनेस शुरू कर सके, लैंड ग्रांट ले सके, लोगों को एम्प्लॉय कर सके, सरकार उनके बीच में कोई इंटरफेरेंस ना प्रोवाइड करे। तो उसके लिए जो भी इंडेक्स है दैट इज इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स। आपने देखना है कि लॉन्च कौन करता है, दिस इज बीन लॉन्च्ड बाय द हेरिटेज फाउंडेशन। दी हेरिटेज फाउंडेशन ये USA का थिंक टैंक है, इसको हमने ध्यान में रखना है। इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स जो सबसे टॉप पोजीशन पर कंट्री है दैट इज सिंगापुर, जो सेकंड है दैट इज न्यूजीलैंड, और जो थर्ड है दैट इज ऑस्ट्रेलिया। सिंगापुर, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ये 3 टॉप कंट्रीज हैं। जो इंडिया का रैंक है इस इंडेक्स में दैट इज 26 आउट ऑफ 40
इन द एशिया पैसिफिक कंट्रीज। आई थिंक इसका जो ओवरऑल रैंक है वो मिस हो गया है, उसको एक बार चेक कर लेना कि ओवरऑल रैंक क्या है। अगर हम सिर्फ एशिया पैसिफिक कंट्रीज की बात करें तो उसमें इंडिया का रैंक 26 है आउट ऑफ 40। ठीक है, तो अपनी इंडेक्स ध्यान रखना है, कौन रिलीज करता है, इंडिया का रैंक क्या है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक करते हैं अपना, दैट इज अक्षय पात्रा ऑल इंडिया ऑल विमेन आर्ट एग्जीबिशन। बेसिकली जो इंटरनेशनल विमेंस डे था 8 मार्च को, उसका जो फंक्शन है बेसिकली एक अक्षय पात्रा नाम से लॉन्च किया गया था, एक फेस्टिवल, एक सेलिब्रेशन लॉन्च किया गया था जिसमें जितने भी आर्ट वर्क्स हैं जो फीमेल्स के द्वारा बनाए गए हैं डिफरेंट कंट्रीज में, डिफरेंट आर्ट फॉर्म्स जो हैं उन सबकी एग्जीबिशन लगाई गई थी। तो ये में ध्यान रखना है कि अक्षय पात्रा वाज दी ऑल विमेन आर्ट एग्जीबिशन, जो कहाँ लगाई गई थी, ललित कला अकादमी पे लगाई गई थी एट द 9th of मार्च को। ध्यान रहेगा इंटरनेशनल विमेंस डे के अगले ही दिन जो ये पूरा का पूरा फेस्टिवल है ये लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट देखें अगर हम OECD इंटरिम इकोनॉमिक आउटलुक, देखो यार ये सारे करंट अफेयर्स ऐसे हैं जो काफ़ी ज़्यादा फैक्चुअल हैं, तो इसमें आपको थोड़ा सा खुद के पार्ट पर काफ़ी एक ध्यान रखने की जरूरत है कि भाई कौन सी चीज़ कैसे याद करनी है आपने। लेकिन इतना है कि जितने टॉपिक्स मैंने करवाए हैं मार्च वाले में दे आर मोर देन सफिशिएंट, कि कम से कम ये तो याद रह जाएं तो अच्छी बात है। ठीक है, तो थोड़ा सा हम जल्दी चलेंगे क्योंकि टॉपिक जो है बहुत ज़्यादा फैक्चुअल है। देखेंगे OECD का इंटरिम इकोनॉमिक आउटलुक है। OECD एक ऑर्गेनाइजेशन है जो बेसिकली जिसने क्या निकाला है, एक इकोनॉमिक आउटलुक निकाला है जिसके अकॉर्डिंग इसने ये कहा है कि जो इंडिया की जो ग्रोथ रेट है दैट वुड बी 12.6% 12.6% फॉर द 2022 ईयर। तो इसने बोला है कि इंडिया की जो काफ़ी अच्छी ग्रोथ रेट होने वाली है, भले कोरोना की वजह से काफ़ी स्लो हो गई है लेकिन फिर भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में वो रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट इसने और क्या बोला है कि बाकी जितनी भी कंट्रीज हैं, चाहे वो टर्की है, चाहे वो चाइना है, चाहे वो इंडिया है, उन लोगों ने काफ़ी ज़्यादा काम किया है टुवर्ड्स दी ग्रोथ ऑफ देयर इकोनॉमी, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक हैम्पर पहुंचा इकोनॉमी को, क्योंकि कोरोना की वजह से काफ़ी ज़्यादा जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो बंद हो गई थी, लोगों को जॉब से निकाल दिया गया था, तो इकोनॉमिक ग्रोथ रुक गई थी। लेकिन इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इन्होंने बोला है कि इंडिया बहुत जल्दी ही अपने पैरों पर खड़े होने वाली है और अच्छी ग्रोथ रेट के साथ में एक कम बैक करेगी। ठीक है, तो आपने ध्यान रखना कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने निकाला है और उसने कितनी ग्रोथ रेट उसने दी है इसको। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाई इज टर्कीज साल्डा लेक इज कॉल्ड द मार्स ऑफ द अर्थ। इंपॉर्टेंट है, साल्डा लेक है, टर्की में है, उसको क्या बोला गया है, मार्स ऑफ द अर्थ बोला गया है। क्यों बोला गया है, क्योंकि जो भी सेडिमेंट और रॉक जो मिनरल्स हैं वो जैसे उस मार्स पर है वैसे ही सेम टू सेम साल्डा लेक में भी पाए गए हैं। अगर हमें याद हो तो नासा का देयर इज अ मार्स रोवर मिशन परसिवरेंस, वो परसिवरेंस जो मिशन है वो कहाँ लैंड किया है, मार्स पर। देयर इज अ जगह कॉल्ड जेजेरो क्रेटर, जो जगह है उसका नाम है जेजेरो क्रेटर, जिस पर उसने लैंड किया है परसिवरेंस मिशन ने, नासा का वो है। जैसा उसने वहां पर फाइंडिंग्स देखी, सैंपल्स देखे रॉक्स के, मिनरल्स के, वो बिल्कुल सिमिलर हैं एज कंपेयर टू द साल्डा लेक। तो अगर हमें मार्स को समझना है तो हमें क्या कर सकते हैं कि हम साल्डा लेक को स्टडी कर सकते हैं। तो देयर कैन बी सम इंफॉर्मेशन ऑल्सो। तो ध्यान रखना है आपने कि जो साल्डा लेक है टर्की में है, जिसको मार्स ऑफ द अर्थ कहा गया है बिकॉज सेडिमेंट्स और मिनरल्स बिल्कुल सेम टू सेम थे साल्डा लेक में एज दे वर द जेजेरो क्रेटर इन द मार्स, जो मार्स पर जहां पर परसिवरेंस मिशन लैंड किया है उस क्रेटर पे, उस गड्ढे पे। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है ट्रांसपोर्ट इंटीग्रेशन इन द ईस्टर्न साउथ एशिया। आपने रिपोर्ट का ध्यान रखना है कि ट्रांसपोर्ट इंटीग्रेशन इन द ईस्टर्न साउथ एशिया। ईस्टर्न साउथ एशिया में बेसिकली इसने किसकी बात करी है, इंडिया और बांग्लादेश की। तो इसने वर्ल्ड बैंक ने ये बोला है कि अगर ये दोनों कंट्रीज आपस में कनेक्टिविटी बढ़ाती हैं तो अल्टीमेटली दोनों ही कंट्रीज को बहुत ज्यादा फायदा पहुंचेगा, दोनों के एक्सपोर्ट इंक्रीज होंगे और दोनों की ही जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो होगी। तो इसने ये बोला है, तो अल्टीमेटली आपने ध्यान रखना है इट इज द इंडिया एंड बांग्लादेश के केस में। और इसने ये बोला है कि नेशनल इनकम ऑफ इंडिया विल इंक्रीज बाय 8% एंड नेशनल इनकम ऑफ बांग्लादेश विल इंक्रीज बाय 17%। मतलब अगर कनेक्टिविटी बढ़ाते हैं तो इंडिया की जो ग्रोथ है वो 7% से ज्यादा बढ़ेगी और जो बांग्लादेश है उसकी मोर देन 17% के कंपैरिजन में बढ़ेगी। अगर अभी 6 है इंडिया की तो कितनी हो जाएगी, 6 + 8 14% पर ग्रो करेगी। सेम इस तरीके से बांग्लादेश के लिए भी है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, ऑलिव रिडले टर्टल्स अराइज एट द गहीरमाथा बीच। इंपॉर्टेंट न्यूज है, जो आपकी उड़ीसा वाली साइड है उसी पर हमेशा ये ऑलिव रिडले टर्टल्स आते हैं। उड़ीसा में एक जगह है गहीरमाथा बीच, अगर ये पूरा पर उड़ीसा है आपका तो ये यहाँ पर प्रेजेंट है एट द गहीरमाथा बीच। ये हमेशा पूरे मास नेस्टिंग के लिए आते हैं फॉर द लेइंग ऑफ एग्स। तो रिप्रोडक्शन जो एक्टिविटी है वो इस एरिया में आकर करते हैं एंड दैट एक्टिविटी इज नोन एज द अरीबादास।
जो मास नेस्टिंग की टर्म है ऑलिव रिडले टर्टल्स के केस में, दैट इज नोन एज अरीबादास। पेपर में अगर स्टेटमेंट आती है कि अरीबादा इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस, आपने ध्यान रखना है दैट इज अ टर्म यूज्ड फॉर द मास नेस्टिंग एंड द लेइंग ऑफ एग्स बाय द ऑलिव रिडले टर्टल्स। ठीक है, चलो आते कहां पर है, गहीरमाथा बीच पर आते हैं। उड़ीसा में ये जगह है अल्टीमेटली, और इसमें क्या है ये आपका, और कहाँ मिल जाएगा आपको, भीतरकनिका जो मैंग्रोव्स हैं उड़ीसा में, इस साइड क्या है आपके भीतरकनिका मैंग्रोव्स हैं, और यहाँ पर आपका है बे ऑफ बंगाल। तो ये भीतरकनिका मैंग्रोव और बे ऑफ बंगाल को बेसिकली सेपरेट करता है गहीरमाथा बीच। ठीक है, मैंग्रोव बेसिकली वो टाइप ऑफ फॉरेस्ट जो आपका कोस्टल एरियाज पे मिलता है, जिसको सॉल्ट वाटर चाहिए होता है, सॉल्टी सॉइल चाहिए होती है ग्रो करने के लिए। ठीक है, तो भीतरकनिका मैंग्रोव्स भी उड़ीसा में है, और इन भीतरकनिका मैंग्रोव्स को बे ऑफ बंगाल से कौन सेपरेट करता है, इट इज द गहीरमाथा बीच। नेक्स्ट हम देखें तो ऑलिव रिडले टर्टल्स के बारे में कुछ देख लेते हैं। इसमें आपने ध्यान रखना है कि ये जितने भी रिडले सी टर्टल्स हैं ये कब आते हैं, फॉर दी अरीबादा एक्टिविटी, ये तो हमने अभी डिस्कस किया ही है। साथ में कहाँ पाए जाते हैं आपके वार्म एंड ट्रॉपिकल वाटर्स में, स्पेशली इन द ईस्टर्न एंड इंडियन ओशंस। तो यहाँ पर ये पाए जाते हैं। साथ में ये बहुत छोटी स्पीशी है, मतलब वर्ल्ड की सेकंड सबसे छोटी जो स्पीशी है दैट इज ऑलिव रिडले सी टर्टल्स। तो आपने इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना है, और ये अभी रिसेंटली बीच पर आए हैं तो ये चीज न्यूज में रही थी। नेक्स्ट देखते हैं फुगाकू, नाम याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। फुगाकू जो जापान की एक सुपर कंप्यूटर है, जापान का सुपर कंप्यूटर है, ये पूरे वर्ल्ड में सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर बन चुका है, दैट इज डेवलप्ड बाय द जापान गवर्नमेंट। ठीक है, ध्यान रहेगा, फुगाकू इज द नेम ऑफ द सुपर कंप्यूटर। नेक्स्ट हम देखते हैं LGBT फ्रीडम जोन। जितनी भी LGBT कम्युनिटीज हैं, लेस्बियन, गे, बायसेक्सुअल एंड ट्रांसजेंडर, इनको फ्रीडम प्रोवाइड की जाए उनके रहन सहन के लिए, और उनकी पूरी मतलब एक ह्यूमन राइट्स उनको दिए जाए। तो EU ने, यूरोपियन यूनियन ने डिक्लेयर किया है पूरे 27 जो कंट्रीज हैं दैट वुड बी कंसिडर्ड एज द LGBT फ्रीडम जोन, मतलब कोई भी उन पर एक्सप्लॉयटेशन, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन उनको नहीं फेस करनी पड़ेगी उस एरिया में। तो EU के बेसिकली कितनी कंट्रीज हैं, 27 कंट्रीज है, सभी कंट्रीज में दैट रीजन इज कंसिडर्ड एज द LGBT फ्रीडम जोन। ठीक है, EU ने ध्यान रखना है। नेक्स्ट है इसरो लॉन्च साउंडिंग रॉकेट RH560। आपने ध्यान रखना है RH560 जो एक रॉकेट का नाम है। रॉकेट बेसिकली क्या है, कोई भी रॉकेट किसी भी चीज को ऊपर पहुंचाने के लिए यूज किया जाता है, जिसका नाम है RH560। किसने लॉन्च किया है, इंडिया ने, इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने ये लॉन्च किया है। और ये न्यूज में इसलिए है क्योंकि अभी रिसेंटली ही इसको लॉन्च करके जितनी भी न्यूट्रल विंड्स और प्लाज्मा डायनामिक्स है अपने एटमॉस्फेयर में गैसेस मॉलिक्यूल्स हैं, आपके प्लाज्मा मॉलिक्यूल्स हैं, तो ये बेसिकली ये रिसर्च करेगा कि भाई विद हाइट, विद ऑल्टीट्यूड जो है किस तरीके से इनमें चेंजेस लेकर आए जा रहे हैं, कैसे चेंज हो रही है वैरायटी इनकी। तो दैट इज बीइंग स्टडीड बाय द RH560 रॉकेट विच इज लॉन्च्ड बाय द इसरो। नेक्स्ट है सांगे वोल्केनो। इंपॉर्टेंट है क्योंकि सांगे वोल्केनो किस कंट्री में है, इक्वाडोर कंट्री में है। लोकेशन इंपॉर्टेंट है, और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अभी बेसिकली ये इरप्ट हुआ है। ये काफी ज्यादा इसमें वोल्केनो एशेस देखने को मिली थी। जब वोल्केनो फटा है तो अल्टीमेटली पूरे एटमॉस्फेयर में हर जगह धुआं ही धुआं हो गया है, तो बहुत ज्यादा अमाउंट में ऐश निकली है, इसलिए काफी न्यूज में रहा था। सांगे वोल्केनो इन दी इक्वाडोर रीजन ऑफ दी साउथ अमेरिका में कंट्री इक्वाडोर, वहां पर ये मिलता है। नेक्स्ट है फायर इन द शत्रुंजय हिल्स। शत्रुंजय हिल्स में भी काफी ज्यादा भी आग देखने को मिली थी। हमने पहले क्या था, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में भी आग लगी थी, है ना, वहां पर साल के ट्रीज जल गए थे। यहाँ पर है शत्रुंजय हिल्स, ये बेसिकली कहां पर है, दैट इज इन द स्टेट ऑफ गुजरात। आपने इसके जगह का नाम याद रखना है, गुजरात। और ये भी एक ऐसा एरिया है जहां पर काफी ज्यादा अमाउंट ऑफ ट्रीज और काफी ज्यादा टेम्पल्स पाए जाते हैं। तो अल्टीमेटली इनमें आग लगी थी, तो इसलिए न्यूज में थे, तो हमें लोकेशन पता होनी चाहिए। तो शत्रुंजय हिल रिजर्व फॉरेस्ट के एरिया क्या है, ऑन द बैंक ऑफ द शत्रुंजय रिवर। गुजरात में शत्रुंजय रिवर ही है जो आपका अल्टीमेटली अरेबियन सी में जाकर मिलती है, उसी के अराउंड ही शत्रुंजय हिल फॉरेस्ट रिजर्व एरिया है, जिसमें अभी आग काफी ज्यादा अमाउंट में लग गई थी। ठीक है, चलो नेक्स्ट है भवानी देवी। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा, सारे इंपॉर्टेंट है वैसे तो थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो भवानी देवी है, शी हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन फीमेल फेंसर जिसने ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई किया है।
तो इन्होंने ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई किया है। जो अभी रिसेंटली टोक्यो में ओलंपिक्स होंगे जुलाई और अगस्त वाले एरिया में के टाइम में, तो उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। तो भवानी देवी इज द फर्स्ट इंडियन फीमेल फेंसर जिसने ओलंपिक्स को क्वालिफाई किया है। तो इनका नाम ध्यान रखना है, कौन से ओलंपिक में पार्टिसिपेट करेंगे और वो जो ओलंपिक्स है वो किस टाइम पर हो रहे हैं, वो थोड़ा सा दिमाग में रखना। नेक्स्ट है आपका लोकसभा टीवी एंड राज्यसभा टीवी मर्जेस इनटू द संसद टीवी। हमें पता है 2 चैनल्स आते थे पहले, लोकसभा टीवी आता था, राज्यसभा टीवी आता था। अब दोनों नहीं आएंगे, सिंपल एक टीवी आएगा, एक चैनल आएगा, संसद टीवी। तो अपने ध्यान रखना पेपर में अगर क्वेश्चन आ जाए कि विच इज द न्यूएस्ट नेम आफ्टर द मर्जर ऑफ लोकसभा टीवी एंड राज्यसभा टीवी, तो आपको ध्यान है दैट इज संसद टीवी है। ये संसद बेसिकली इसके पार्ट्स ही हैं, लोकसभा राज्यसभा। नेक्स्ट है KRAS releases the first batch of MRSAM missiles. Basically जो KRAS है, कल्याणी राफेल एडवांस्ड सिस्टम, इट इज अ जॉइंट वेंचर बिटवीन इंडिया एंड इजराइल। तो इंडिया और इजराइल मिलके क्या कर रहे हैं, MRSAM मिसाइल्स बना रहे हैं। MRSAM मतलब मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, जो मिसाइल क्या है, सरफेस से लॉन्च की जाएगी थ्रू द एयर। तो अगर कोई भी सैटेलाइट इंडिया की तरफ आ रही है तो अल्टीमेटली सरफेस से इस मिसाइल को लॉन्च करके आने वाली मिसाइल को इंटरसेप्ट किया जा सकता है, उसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। ठीक है, तो आपने ध्यान रखना है। ये न्यूज में इसलिए है क्योंकि इसका जो पहला बैच है मिसाइल्स का, इस ऑर्गेनाइजेशन ने प्रोवाइड कर दिया है इंडिया को। ठीक है, तो MRSAM मिसाइल आपकी सरफेस टू एयर मिसाइल्स हैं। इट इज देन जॉइंट वेंचर बिटवीन इंडिया एंड इजराइल। ध्यान रखना है आपने, इजराइल की आपकी जो है इंडिया की जो है कल्याणी ग्रुप ऑफ इंडिया, और जो इजराइल है उसका रफाल एडवांस्ड डिफेंस सिस्टम, इन दोनों ने मिलकर KRAS बनाई है, जिसने फर्स्ट बैच ऑफ MRSAM मिसाइल अभी लॉन्च कर दी है। नेक्स्ट है आपका इटली जॉइंस इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इटली हैज बिकम द लेटेस्ट कंट्री जिसने इंटरनेशनल सोलर अलायंस को मतलब ज्वाइन किया है। ISA बेसिकली क्या है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जिसमें जो भी कंट्रीज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में प्रेजेंट है, जहां पर सनलाइट बहुत ज्यादा आती है, तो वो सनलाइट को यूज कर सकते हैं टू जनरेट द इलेक्ट्रिसिटी। तो जितनी भी कंट्रीज हैं उनका आपस में ग्रुपिंग बनाई गई है। बेसिकली ये 121 कंट्रीज की ग्रुपिंग थी, लेकिन जो कंट्रीज इन एरियाज के बाहर भी हैं, मतलब जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के नीचे है, दे कैन ऑल्सो बिकम द पार्ट ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस। ऐसा कुछ नहीं कि बस यही कंट्रीज होंगी, लेकिन अभी आपने इतना ध्यान रखना है कि इटली हैज बिकम द लेटेस्ट कंट्री टू ज्वाइन द ISA। और ये ISA बेसिकली क्या है, इट वाज एन इनिशिएटिव ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट। इंडिया ने शुरू किया था, इसलिए लॉन्च हो पाया है। इसका जो हेडक्वार्टर है, दैट हेडक्वार्टर इज इन द गुड़गांव, द हेडक्वार्टर इज इन द गुरुग्राम। गुरुग्राम कह लो, गुड़गांव कह लो, एक ही बात है, अपना ही एरिया है। नेक्स्ट है रशिया डिप्लॉयज जायंट स्पेस टेलीस्कोप इन द लेक बैकाल। लेक बैकाल आपने ध्यान रखना है, द लेक बैकाल इज इन द साइबेरियन रीजन ऑफ रशिया, और उसमें अंडर वाटर एक जायंट टेलीस्कोप रशिया ने डिप्लॉय किया है, जिससे काफी ज्यादा जो स्पेस की चीजें हैं वो देखी जा सके, जो स्पेस की वाइब्रेशंस हैं उनको फील किया जा सके। ठीक है, तो लेक बैकाल में रशिया ने जायंट स्पेस टेलीस्कोप बेसिकली लॉन्च किया है, ये आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट है न्यू व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी। अभी रिसेंट बजट में निर्मला सीतारमन जी ने ये व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी लेकर आई है, जिसके अकॉर्डिंग क्या हुआ है, जितने भी आपके कमर्शियल व्हीकल्स हैं वो आफ्टर 15 ईयर्स, और जो पर्सनल व्हीकल्स हैं आफ्टर 20 ईयर्स, मतलब जो नॉर्मल कार्स हैं उनको ज्यादा टाइम पीरियड दिया गया है, 5 साल एक्स्ट्रा दिए गए हैं। तो पर्सनल व्हीकल 20 साल और जो कमर्शियल व्हीकल्स हैं उनको 15 साल बाद एक फिटनेस टेस्ट देना होगा। अगर वो उस फिटनेस टेस्ट में पास हो जाते हैं तभी वो उस व्हीकल को रोड पर चला पाएंगे, अदरवाइज उस व्हीकल को स्क्रैप करना पड़ेगा। ठीक है, तो दैट इज अ काइंड ऑफ फिटनेस टेस्ट फॉर द कमर्शियल एंड पर्सनल व्हीकल्स। तो आपको ईयर्स ध्यान रखने हैं, किस बजट में ये आया था और क्या इसकी हाईलाइट्स है वो आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है यूरोपियन यूनियन जॉइंस इंडिया CDRI। CDRI देखते हैं बेसिकली है क्या, कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर। नाम से क्लियर है, एक कोलिशन है जो अल्टीमेटली किसके लिए काम कर रहा है, टू डेवलप द इंफ्रास्ट्रक्चर, एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर जो डिजास्टर रेजिलियंट हो। साइक्लोन आए कोई फर्क ना पड़े, अर्थक्वेक आए कोई फर्क ना पड़े, फ्लड्स आए कोई फर्क नहीं पड़े, तो दैट इंफ्रास्ट्रक्चर इज नोन एज द डिजास्टर रेजिलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये एक ग्रुपिंग बनाई गई है इंडिया के द्वारा, जिसको भी रिसेंटली किसने ज्वाइन किया है, यूरोपियन यूनियन, जो टोटल 27 मेंबर कंट्रीज हैं उन्होंने इसको ज्वाइन कर लिया है। तो दैट इज द लेटेस्ट डेवलपमेंट इन दिस एरिया।
काफ़ी ज़्यादा अमाउंट ऑफ कंट्रीज़ भी हैं, आई थिंक 20 के अराउंड हैं जिन्होंने इससे पहले 20s के अराउंड थे जो इसका पार्ट बने थे। ठीक है, चलो इसके बाद थोड़े बहुत करंट अफेयर आपके नोट्स में भी और भी हैं, लेकिन आपको ये पता है कि आपने किस तरीके से वो याद करने हैं, किस करंट अफेयर में क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं और क्या चीज़ को ज़्यादा मेमोराइज करना है। ठीक है, तो ये आपके मार्च 2021 से करंट अफेयर हैं। नोट्स में इसमें एक बार रिवाइज जरूर कर लेना ताकि दिमाग में रह जाए ये, क्योंकि यहाँ पढ़कर ये पूरी वीडियो देख के चीज़ इतनी याद नहीं, जितनी रिविजन करके याद रहेंगी। तो बस एक बार उसको गो थ्रू कर लो नोट्स में से, तो आपके मार्च से करंट अफेयर पक्के हो जाएंगे। और ऐसे ही हम लोग पिछले वाले महीनों के भी करेंगे, जिसमें आप वीडियो देखकर नोट्स को रिवाइज करोगे तो अल्टीमेटली आपके पेपर में जितने भी करंट अफेयर क्वेश्चन आएंगे वो तो कम से कम मिस नहीं होंगे, दैट आई गारंटी। ठीक है, आई ट्राइड कि भाई सारी जगह से करंट अफेयर जो है कंपाइलेशन कर ली जाए और आप लोगों को प्रोवाइड कर दी जाए। ठीक है, तो अगली क्लास में मिलेंगे जिसमें हम लोग फरवरी 2021 के करंट अफेयर कंपाइलेशन करेंगे। तो तब तक के लिए रिवीजन जरूरी है, रिवीजन प्लीज करना, अदरवाइज याद नहीं रहेंगे। ठीक है, चलो ऑल दी बेस्ट, थैंक यू सो मच। हाय, अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप यूपीएससी 2021 के प्रीलिम्स के लिए सीरियस हैं तो हमारा क्रैश कोर्स जरूर ज्वाइन कीजिए। कोर्स की डिटेल्स आपको हमारी वेबसाइट, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में होगा, उस पर मिल जाएंगी। नहीं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पर।